मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा, इतिहास का प्रोफेसर। मैं आज आपके साथ जो बातचीत करूंगा वो ब्रिटिश शासन के दौरान मीणा समुदाय के विद्रोह के बारे में बात करूंगा। मीणा समुदाय राजस्थान का एक महत्वपूर्ण समुदाय है। इसे हम मीणा जाति भी कहते हैं, ये जनजाति भी है और बड़े गर्व के साथ मीणा समुदाय के लोग अपने आप को आदिवासी भी कहते हैं। राजस्थान मीणा जनजाति की एक तरह से देखा जाए तो ये उनकी मातृभूमि इन द सेंस इट इज़ द होमलैंड ऑफ मीणास। उनकी ज़्यादातर जो मीणा समुदाय है वो राजस्थान में ही कंसंट्रेटेड है और जो अन्य जगहों पर मीणा समुदाय मिलता है वो राजस्थान से ही माइग्रेटेड ज़्यादातर दिखाई देता है। तो मीणा समुदाय ने भी इस तरह से, मैंने अपने पूर्व के भी कुछ वीडियोज़ में बात बताई कि जो आदिवासी समुदाय थे उन आदिवासी समुदायों को अंग्रेज़ों के साथ किसी न किसी कारणों से संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण ये था कि राजस्थान में अंग्रेज़ी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों को यहाँ के राजपूत या अन्य शासकों से किसी तरह का कोई प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, अर्थात कोई मुकाबला नहीं करना पड़ा, बल्कि यहाँ के शासकों ने स्वयं ही अंग्रेज़ों की जो है सॉवरेनिटी, उनकी सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी स्वीकार कर ली। और यहाँ जो उनको संघर्ष करना पड़ा अपने सत्ता के स्थायित्व के लिए, वो यहाँ के जो पुरानी जातियाँ थीं जो सेमी इंडिपेंडेंट कहिए या ऑटोनॉमस कहिए, जिनके ऊपर किसी सत्ता का कभी कोई स्ट्रिक्ट नियंत्रण नहीं था। इस स्ट्रिक्ट नियंत्रण न होने के अनेक कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकांश उन भूभागों में पुरानी जातियाँ अपने आप को स्थापित कर पाईं जो मैदानों को छोड़ कर के जंगल और पहाड़ों के बीच में थी और वहाँ वे अपने स्वतंत्र जीवन जीते रहे। किंतु जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने उन जातियों को, उन भौगोलिक क्षेत्रों को अपनी सत्ता के लिए चुनौती के रूप में माना। इसलिए उन्होंने प्राथमिकता के तौर पर इन प्राचीन सामाजिक समुदायों को, ये आदिमकालीन या कहें आदिवासी जो समुदाय थे, इन समुदायों को पर अपना नियंत्रण कायम करने का प्रयास किया। तो मीणा जनजाति भी राजस्थान में बाहुल्यता से पाई जाती है और जो अनुसूचित जनजाति है उसमें मीणा समुदाय का प्रमुख स्थान है। जैसे कि 1971 के सेंसस के हिसाब से ये सामने आता है कि अबाउट 50% of the tribal population of Rajasthan belongs to मीणा ट्राइब। तो जो मीणा जनजाति है उनका काफ़ी बड़ा प्रपोर्शन राजस्थान में है। मीणा इतिहास पर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण वही है जो अन्य पुरानी जातियों या जनजातियों के संबंध में हम कह सकते हैं कि उनकी अपनी कोई लिखित परंपरा नहीं रही, क्योंकि कोई लिखित स्रोत उनका प्राप्त नहीं होता है। प्राचीन काल के जो स्रोत मिलते हैं, संस्कृत के स्रोत मिलते हैं, उनमें उनका उल्लेख अधिक नहीं है, तो सही, लेकिन वो अधिक नहीं है। और दूसरा, वो उसमें कई तरह के, हम कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह भी निश्चित रूप से होंगे। जब अलग अलग कबीले हैं, अलग अलग गुट हैं, अलग अलग समुदाय हैं, तो उनके बीच में जो एक तरह से डोमिनेंट जो ग्रुप है, वो डोमिनेंट ग्रुप जब अपने से कमज़ोर ग्रुप के बारे में लिखेगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रहेगी ही। तो जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरा आधुनिक काल जो कि ब्रिटिश काल है और ब्रिटिश काल के बाद का भी जो इतिहास है, आज़ादी के बाद का, जिसको हम समकालीन भारत कहते हैं या समकालीन इतिहास कहते हैं, ये मेरा फील्ड है। तो मैं अपने फील्ड के अंतर्गत रहकर ही बात करना चाहूँगा। तो मीणा इतिहास के ऊपर कोई अलग से ग्रंथ बहुत समय तक अस्तित्व में नहीं था। तो सबसे पहला जो मेरी जानकारी में है
वो मीणा इतिहास जो है रावत सारस्वत ने लिखा, जो 1968 में प्रकाशित हुआ। यह इतिहास लेखन रावत सारस्वत ने मीणा समुदाय के मुखियाओं और उनके जो संगठन थे, उन संगठनों के कहने पर ही किया, या कहें कि उन्होंने इन संगठनों ने ही अपना इतिहास लिखवाया। इसके बाद मीणा इतिहास पर कोई अलग से किताब नज़र नहीं आई। एक किताब सोशियोलॉजी में रिजवी की किताब है, SHM रिजवी, और रिजवी की किताब है मीणा द रूलिंग ट्राइब ऑफ राजस्थान। तो ये इसमें हिस्ट्री कम है, सोशियोलॉजी ज़्यादा है। उनके हिस्टोरिकल ओरिजिन, उनकी जो भी नस्लीय पहचान है, इस सब के ऊपर बात ना करके उसमें ज़्यादातर जो बात हुई है वो जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं या एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उसमें कुछ तो बात हुई है, किंतु वो इतिहास का सही रूप सामने नहीं आता। दूसरी किताब जिसके बारे में मैं ख़ास तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा, शंभूलाल दोषी एक बड़े समाजशास्त्री हुए राजस्थान के, और दूसरे हैं नरेंद्र व्यास। इनकी एक संयुक्त किताब है ट्राइबल राजस्थान, सनशाइन ऑन दी अरावलीज। और जो ट्राइबल राजस्थान है उसमें राजस्थान के प्रमुख ट्राइब्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो इसमें इसके बाद हम देखते हैं कि 1985 के आसपास जाकर के सुरेश सिंह, जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स का, आदिवासियों का, जाति और जनजातियों का बड़े स्तर पर भारतवर्ष का सर्वेक्षण करवाया। और उस सर्वेक्षण में जो राजस्थान का हिस्सा है, सब पब्लिश्ड है, उसमें मीणा समुदाय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पहले हम देखें, अगर आज़ादी के पहले, तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है कर्नल टॉड का। कर्नल टॉड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान 1829 में प्रकाशित की, और उसमें एनाल्स में मीणा जनजाति के इतिहास के बारे में पर्याप्त सामग्री मिलती है, किंतु वे अपने आप में पूर्ण सामग्री नहीं है। उससे हमको दिशा निर्देश मिलता है, वो इंडिकेटिव है, और उस इंडिकेशंस पे काम करके हम मीणा समुदाय का इतिहास लिख सकते हैं। उसके बाद एक नाम आता है M.A. शेरिंग का। ये शेरिंग भी ब्रिटिश है, और शेरिंग ने किताब लिखी द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ राजस्थान। और जो ब्रिटिश सोर्सेज हैं, इन ब्रिटिश सोर्सेज में और मैं बात करूं तो जो गजेटियर्स जितने लिखे गए, सेंसस रिपोर्ट्स लिखी गई, उनमें भी आदिवासी समुदायों के बारे में जानकारी मिलती है, और मीणा समुदाय के बारे में भी पर्याप्त जानकारी इन स्रोतों में मिलती है। आज़ादी के पहले के दो भारतीय स्रोत और हैं जिसमें मीणा समुदाय के बारे में मैंने पढ़ा है, उसमें जानकारी मिलती है। एक तो श्यामल दास का वीर विनोद है। ये वीर विनोद मूल रूप से मेवाड़ का इतिहास है, और मेवाड़ में भी मीणा समुदाय पर्याप्त संख्या में मौजूद रहा है, तो उनकी उपस्थिति वहाँ हर क्षेत्र में दिखाई देती है। तो जो इतिहास लिखा गया उसमें मीणा समुदाय के बारे में जानकारी है। दूसरा, 1894 में, असल में क्या है कि वो 1891 की सेंसस रिपोर्ट का ही पार्ट है। तो मारवाड़ के जो सेंसस के ये थे अधिकारी मुंशी हरदयाल सिंह ने कास्ट्स ऑफ मारवाड़ करके लिखा है, और मारवाड़ के अधिकांश हिस्से में मीणा समुदाय नहीं था, किंतु जो मारवाड़ का गौड़वाड़ क्षेत्र है, जिसमें भद्राजून, नाडोल, सिरोही, जालोर, भीनमाल, ये जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र के मीणा समुदाय के बारे में हरदयाल सिंह की जो किताब है कास्ट ऑफ मारवाड़, इसमें जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर के मीणा समुदाय पर कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। अभी रिसेंट वर्षों में एक काम डॉक्टर जशोदा मीणा ने भी मीणा इतिहास पे किया है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क नहीं है, वो भी एक सुपरफिशियल है, लेकिन हाँ, उससे एक इंट्रोडक्टरी जानकारी समुदाय के बारे में मिलती है, और अनेक बातें उसमें नई भी आई हैं, और ज़्यादातर बातें जो रावत सारस्वत ने लिखी हैं वही दिखाई देती हैं। इसी क्रम में मेरी जो रुचि रही जाति और जनजातियों के अध्ययन के रूप में, तो मेरी अपनी एक पुस्तक है जो सबसे प्रमुख है। पुस्तकें मेरी काफ़ी हैं, लेकिन 3 पुस्तक ऐसी हैं जिसमें मैंने आदिवासियों, खासतौर पर मीणाओं के बारे में भी लिखा है। तो उसमें एक किताब मेरी ये
ट्राइबल रिवोल्ट्स है। ट्राइबल रिवोल्ट जो है ये 1992 में जयपुर से आविष्कार प्रकाशन के यहाँ से प्रकाशित हुई और ये मेरी एक शोध परियोजना के पर आधारित करती है, जिसमें पर्याप्त रूप में राजस्थान के आदिवासियों के ओरिजिन के बारे में भी जितने भी लेजेंड्स हैं, जितनी दंतकथाएँ हैं और जितने ऐतिहासिक स्रोत हैं, उन सब का उल्लेख इसमें मैंने किया है। और यही मेरी अपने आप में आदिवासियों पर मूल पुस्तक है। इसी में अधिकांश सामग्री है। यूँ मैंने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक पुस्तक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित करवाई। ये किताब है राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन। इसमें थोड़ा कम दिया है, लेकिन सभी आदिवासी समुदाय के बारे में भी जानकारी दी है और उनके जो भी आंदोलन, विद्रोह और राष्ट्रीय आंदोलन जो उनका योगदान रहा, उस सब का मूल्यांकन किया है। और इन सब के बाद जो मेरी तीसरी किताब है, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ, मास मूवमेंट्स, नाम ये दिया है मैंने, मास मूवमेंट्स मतलब जन आंदोलन और फ्रीडम स्ट्रगल, राजस्थान में जन आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें भी आदिवासी समुदायों का जो योगदान आज़ादी की लड़ाई में रहा है, उसको मैंने दिया है। तो ये पुस्तक मेरी जोधपुर के राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर से प्रकाशित है और इस पुस्तक में फ्रीडम मूवमेंट का संपूर्ण इतिहास दिया गया है। अब मैं मूल विषय पर अपनी बात करना चाहूँगा कि जो मैं मीणा विद्रोह को लेकर के आज आया हूँ, तो पहले हम ये जान लें कि जो मीणा समुदाय है, इस मीणा समुदाय की उपस्थिति वैसे तो संपूर्ण राजस्थान में है, किंतु इनका जो अधिक कंसंट्रेशन है कि जो ईस्टर्न राजस्थान में ख़ास तौर पर जयपुर, दौसा, अलवर, देन सवाई माधोपुर, करौली और कुछ धौलपुर और भरतपुर में भी ये समुदाय मिलता है। इसके अलावा यह समुदाय जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ख़ास तौर पर जिसे हम हाड़ौती का इलाका कहते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, टोंक, इन इलाकों में मीणा समुदाय पर्याप्त है। फिर भीलवाड़ा, उदयपुर, इसके अलावा फिर एकदम सदर्न राजस्थान में अधिक नहीं है। तो साउथ वेस्ट में, जिसे मैं गौड़वाड़ का इलाका कह रहा हूँ, उस गौड़वाड़ के इलाके में है। और जो पश्चिमी और पश्चिमोत्तर राजस्थान है, उसमें लगभग मीणा समुदाय नहीं मिलता है। तो इनका कंसंट्रेशन ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न और कुछ साउथ वेस्ट में है। बाकी यूँ सभी जगह ये मिलेंगे। वैसे मीणा अपने आप में होमोजीनियस, जिसको हम कहेंगे एक सजातीय जनजातीय समूह है, एक सजातीय समूह है। उसके अंदर कोई ऊंच नीच या जिसको हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण जैसी कोई बात नहीं है। किंतु जो ब्रिटिश सोर्सेज हैं, उन ब्रिटिश सोर्सेज में जब वर्णन मिलता है, तो मुझे कई बार ये लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने मीणा जाति के अंदर अनेक जातियों का उल्लेख किया है, ये निश्चित तौर पर उस समुदाय को जिसके को वो एक पूर्वाग्रह से देखते हैं, उसको और ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए उन्होंने विभिन्न वर्णन किए। निश्चित तौर पर भौगोलिक भिन्नताओं के साथ साथ जो सामाजिक रीति रिवाज या और भी सांस्कृतिक हैं, उनमें थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है। तो उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया, और ये चेतना उन जनजातियों में भी, मैं कभी अलग से बात भी करूँगा, उन्होंने विद इन द सेम कास्ट सब कास्टें पैदा करने की कोशिश की। क्योंकि जितना डिवीज़न कर सको, दे डिवाइडेड दिस कंट्री कास्ट विद इन कास्ट, रिलीजन विद इन रिलीजन। तो ये डिवीज़न वाला मामला है, बांटो राज करो, तो वो जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने एक जैसे मीणाओं के बारे में ख़ास तौर पर जो पूर्वी राजस्थान जिसकी मैं बात करूँ, ख़ास तौर पर अलवर और सवाई माधोपुर और करौली और दौसा, तो यहाँ अधिकांश जो हैं दो ही ग्रुप मीणा समुदाय के मिलते हैं। एक जमींदार मीणा, दूसरा चौकीदार मीणा। और तीसरे जो जयपुर के खास माने जाते हैं, जिनको पचवारा मीणा कहते हैं, वो हैं जमींदार मीणा ही, लेकिन वो पचवाराओं को कर्नल टोड ने सबसे ऊपर का स्थान दिया है कि दिस इज़ दी प्योरेस्ट रेस ऑफ मीनाज। तो वो पचवारा को सबसे प्रमुखता देते हैं। इसी तरह से जब हम आते हैं इधर प्रतापगढ़ और उदयपुर के बीच में, तो वहाँ पे भील मीणा दिखाई देते हैं। इसी तरह से
ये जो गौड़वाड़ का इलाका है वहाँ के मीणाओं को सभी सोर्सेज में भेड़िया मीणा कह कर के संबोधित किया है। और ये जो खैराड़ का एक इलाका है, खैराड़ जो पड़ता है बूंदी और भीलवाड़ा के बीच में है, और खैराड़ में मीणों का एक समुदाय है जैसे परिहार या पढ़ियार मीणाओं के नाम से जाना जाता है। मेरी कई बार बातचीत विभिन्न जो जितने भी ये डिफ्रेंशिएशन ब्रिटिशर्स ने दिखाए हैं उनमें जब कुछ मीणा लोग मिलते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ भाई कौन से क्या है, तो नॉर्मली तो वो कहते हैं कि हम तो मीणा है साहब। लेकिन जब उनसे और बात करो भाई ये क्या, बोला हाँ साहब ये हैं, लेकिन ऐसा कोई हमारे बीच में भेदभाव नहीं है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन परिहार ये कहते हैं कि हम मंदौर के परिहार राजपूत हैं और वहाँ से हम माइग्रेट होकर के इन स्थानों पर पहुँचे हैं। तो ये उनका अपना एक दंत कथा है या वो अपनी मान्यता है। मैं इस पर या इनकी जो जाति के अंदर जातियाँ हैं उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन खैराड़ के इलाके को छप्पन के नाम से भी जाना जाता था। छप्पन का मतलब ये था कि 56 विलेजेस या इनके हैमलेट्स या इनके कुरवा या इनके जो है ढाणी जो इनके सेटलमेंट्स हैं या विलेजेस कह दीजिए तो वो 56 हैं, मतलब 56 हैं। और जो कर्नल टावर हैं उन्होंने एक्सटेंसिव सर्वे किया इस खैराड़ क्षेत्र का, तो वो कहते हैं खैराड़ में परिहार मीणाओं के 100 खेड़े हैं, 100 इनके जो हैं विलेजेस हैं, गांव हैं जहाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ की भौगोलिक स्थितियों का वर्णन भी कर्नल टॉड ने बड़े विस्तार से किया है कि वहाँ पर जो है पहाड़ ही पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के साथ बर्ताव करना। तो कर्नल टॉड ने 100 गांव बताते हुए अपने वृत्तांत में वो लिखते हैं कि यहाँ लगभग यहाँ ये कमठा कहते हैं वो लोग धनुर्धरों को जो धनुष चलाने में माहिर हैं, तो यहाँ पे एट ए टाइम लगभग 5000 धनुर्धर कमठास जो हैं वो उपलब्ध हैं और वो कभी भी अपनी कम्युनिटी की रक्षा के लिए बुलाए जा सकते हैं। यदि कम्युनिटी पर कोई संकट आता है तो वो इकट्ठे होकर के मुकाबला करते हैं। उदयपुर राज्य के अंतर्गत जो है जहाजपुर परगने में ये है परिहार मीणा समुदाय था और परिहार मीणा समुदाय ही अंग्रेज़ों के सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाना जाता है। तो जिस परिहार मीणा समुदाय ने जो बहादुरी से ये ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किया, ठीक है, ब्रिटिश एक इतनी बड़ी शक्ति थी कि उसके सामने हिंदुस्तान की सारी शक्तियाँ परास्त हो गई थी, बड़े बड़े राजघराने रजवाड़े सब परास्त हो गए थे। तो एक आदमकालीन समाज कब तक उनका मुकाबला करता, लेकिन उन्होंने फिर भी लीडर होकर के जो मुकाबला करने का प्रयास किया वो बड़ा ही सराहनीय है। और इस तरह की ऐतिहासिक घटनाएं प्रकाश में लाई जानी चाहिए जो न केवल उस कम्युनिटी के लिए बल्कि देखा जाए तो भारत के जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स हैं, जो सबल्टर्न ग्रुप्स हैं या जो मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स हैं, और मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स ने किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका जहाँ संघर्ष कहीं दूसरे लोगों को करना चाहिए था वहाँ उन्होंने ना करके इन लोगों ने उनके स्थान पर संघर्ष किया। तो इस दृष्टि से मैं इस जो जहाजपुर का मीणा विद्रोह है या मेवाड़ का मीणा विद्रोह मैं इसको मानता हूँ। ये केवल जहाजपुर का नहीं बल्कि ये मेवाड़ का है और मेवाड़ के साथ साथ इसका इम्पैक्ट हाड़ौती, जयपुर, टोंक इन जिलों के मीणा समुदाय पर भी दिखाई देता है। तो जिस तरह से जो इनके बीच में ऐसे क्या कारण थे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध मीणा समुदाय ने विद्रोह किया, तो इसका सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मीणा समुदाय भी किसी राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत नहीं था। वे प्रतीकात्मक तौर पर महाराणा मेवाड़ को अपना शासक मानते थे, किंतु वे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देते थे और वे स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। तो जिस तरह से अन्य खुद कर्नल टॉड लिखते हैं कि ब्रिटिश के आने के बाद या मेवाड़ के साथ ब्रिटिश जो अलायंस हुई, जो संधि हुई, उस संधि के बाद पहली बार हम लोगों ने यह प्रयास किया कि इस क्षेत्र पर मेवाड़ का नियंत्रण स्थापित किया जाए।
ये खुद कर्नल टॉड अपने वृत्तांत में लिखते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ना कोई सुनी सुनाई बात कह रहा, ये ब्रिटिश रिकॉर्ड कहते हैं कि वे ये मानते थे कि ये बिल्कुल सत्ता के बाहर थे, किंतु सत्ता के अंतर्गत लाने का काम अंग्रेज़ों ने किया। दूसरा क्या हुआ है कि कर्नल टॉड जो ब्रिटिश रेजिडेंट हैं मेवाड़ के, वो अपने आप को शासक ही समझ रहे थे और बिल्कुल ही वॉज एक्टिंग लाइक ए रूलर ऑफ मेवाड़। तो उन्होंने जो है खेराड़ के मीणा समुदाय पर प्रशासनिक नियंत्रण कायम कर उनसे राजस्व वसूल करने का कार्यक्रम आरंभ किया और अंग्रेज़ इसीलिए इस क्षेत्र के मीणा लोगों के साथ प्रारंभ से ही, जब से उनकी संधि हुई थी, कठोरता से पेश आ रहे थे। और जो इनकी नीति थी कि जो आदिवासी समुदाय हैं उन समुदायों पर नियंत्रण कायम करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो रहते हैं तो वहाँ विद्रोहियों के लिए एक छुपने के ठिकाने बन जाते हैं। इसलिए उन संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए यदि प्रशासन उन बीहड़ जंगल, पहाड़ और जंगलों में अगर कायम हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये लोग कमज़ोर पड़ेंगे और सत्ता मजबूत होगी। तो यही एक अविश्वास का कारण बना। जो म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए था वो गेस्चर ना तो अंग्रेज़ों ने दिया, और जब अंग्रेज़ों ने जो नए शासक के रूप में आए, नई व्यवस्था हुई है, वह नई व्यवस्था जो पुराने लोग थे उन लोगों के लिए एक अजीबोगरीब व्यवस्था तो थी। तो वे इस व्यवस्था, जो नई व्यवस्था अंग्रेज़ों ने कायम की, उसका वो विरोध करना चाहते थे। इसके अलावा ये हुआ कि जो मेरों का जब दमन हुआ 1820-21-22 में, तो मेरों के दमन, मेर कोई बहुत डिस्टेंट लोग नहीं थे। मेरे समुदाय बहुत दूरी पर निवास नहीं कर रहा था, या मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है वो कोई बहुत दूर नहीं था इस खेराड़ के इलाके से। तो खेराड़ का ये जो मीणा आदिवासी समुदाय है, ये इस बात से भली बात परिचित था कि किस प्रकार से मेरों को अंग्रेज़ों ने जो है उनको उनके साथ संघर्ष करके उनसे सत्ता छीनी है और उन पर अपना नियंत्रण कायम किया है। तो इसलिए ये भी आशंकित थे कि हम लोगों पर भी ये नियंत्रण कायम कर सकते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि 1818 में ये संधि हुई, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका प्रवेश हुआ, वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब शुरुआत दिक्कत होती है शुरू 1851 से, ये जो विद्रोह है मीणा विद्रोह मेवाड़ का, ये 1851 से लेके और 1860 तक का मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसमें पहला विद्रोह 1851 में होता है और अंतिम विद्रोह 1860 में होता है, और उसके बाद आज़ादी तक किसी तरह के कोई विद्रोह की जानकारी वहाँ प्राप्त नहीं होती है। तो 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम अपॉइंट किया गया, नए हाकिम की नियुक्ति की गई मेहता रघुनाथ सिंह। मेहता रघुनाथ सिंह को ये कार्य सौंपा गया था कि ये जो क्षेत्र अभी तक पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ पाया है, इस पर नियंत्रण भी कायम करना है और साथ ही साथ यहाँ से अधिक राजस्व वसूल करना है। और प्रशासनिक सुधार के नाम पे रघुनाथ सिंह मेहता ने वहाँ के निवासियों से अधिक धन वसूल करना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, स्वयं कविराज श्यामलदास भी कहते हैं कि मेहता रघुनाथ सिंह ने करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाई और उन्होंने गलत तरीके से भी वहाँ के निवासियों से धन ऐंठना शुरू किया। तो ये जो परगने की आय बढ़ाने का और परगने की आय बढ़ाने के और खर्चा कम करने और स्वयं के भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धनापहरण हो रहा था, उससे निश्चित रूप से वहाँ के निवासियों में बेचैनी तो होनी ही थी। और इन निवासियों में प्रमुख तौर पर इस क्षेत्र में मीणा समुदाय था, क्योंकि जो महाजन समुदाय था वो कस्बों तक ही सीमित था। खास तौर पर तो जहाजपुर ही उनका प्रमुख ठिकाना था। तो उनको इसमें कोई कठिनाई नहीं आ रही थी। इसमें सबसे अधिक, क्योंकि जो टैक्स ही नहीं दे रहे थे, उन पर न केवल टैक्स लगाया गया बल्कि टैक्स की मात्रा भी बढ़ाई गई। तो इसलिए हाकिम की जब ये धन वसूली की जो आरंभ हुई, उससे प्रतिक्रिया स्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने उपद्रव का रास्ता अपनाया या विद्रोह का रास्ता अपनाया। और विद्रोहियों ने केवल राजस्व सबसे पहले जो टारगेट किया, सबसे पहले निशाने जो राजस्व के कर्मचारी और अधिकारी थे उनको किया, क्योंकि वही राज और
मीणा समुदाय के बीच बिचौलिए का काम कर रहे थे और वे बिचौलिए ही प्रशासन को मजबूत करके अधिक से अधिक धन वसूली के कार्य में संलग्न थे। तो इसलिए प्रारंभिक तौर पर तो उनको ही निशाना बनाया गया, किंतु उसके साथ साथ जो वहाँ के महाजन लोग थे, बनिया लोग थे, उनको भी निशाना बनाया गया। क्योंकि जब ये नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू हुआ तो उसी के साथ में महाजनों की एक नई भूमिका आरंभ हुई। क्योंकि जो किसान या जो आदिवासी के किसान अपना राजस्व अदा नहीं कर पाए तो वो महाजन से उधार ले सकता है, खेती करने में दिक्कत है तो महाजन से उधार ले सकता है। तो ये व्यवस्था नई जो भू राजस्व प्रणाली है उसके साथ आई, तो महाजन भी उनको भी वो अपना एक ऐसा हिस्सा मानते थे कि ये भी राज का ही आदमी है, ये भी सत्ता है, ये भी पावर है। तो उन्होंने जो महाजन हैं उन महाजनों को भी लूटा। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ में जो अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश प्रांत था वहाँ भी धावे मारे। तो कुल मिला करके अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया। तो इस विद्रोह के प्रारंभ को देखते हुए अंग्रेज़ों ने तुरंत कोई भारी कार्रवाई नहीं की और उन्होंने इनको संतुष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने पहला कार्य ये किया कि उन्होंने महाराणा मेवाड़ को ये अनुशंसा की कि वहाँ के हाकिम रघुनाथ सिंह को तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और ट्रांसफ़र करने के नाम पर दूसरे मेहता अजीत सिंह एक नए हाकिम परगना जहाजपुर के नियुक्त किए गए। और जो ये अजीत सिंह हैं वो अपने साथ में उदयपुर से जो राज्य की सैल्यूटरी फ़ौज रह गई थी, क्योंकि बड़ी फ़ौज तो रही नहीं गई थी, वो सब डिसमेंटल हो गई थी, क्योंकि जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे वो तो ट्रांसफ़र हो गए थे अंग्रेज़ों के हाथ। केवल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और सैल्यूटरी जो मिलिट्री फोर्सेस थी तो एक सेना लेकर के वो उदयपुर से रवाना हुआ। और उसके साथ में ही उदयपुर के जो उसका ही स्टेट है शाहपुरा, इसके अलावा जो जागीर थी बनेड़ा, बिजौलिया, भैंसरोडगढ़, जहाजपुर, मांडलगढ़, यहाँ के जागीरदारों की भी छोटी छोटी सेनाएं उस सेना के साथ मिल करके ये जो है आपका जहाजपुर पहुँचे। और जहाजपुर में उन्होंने मीणा समुदाय को घेरने की प्रयास किए। इसी के साथ जो ब्रिटिश पैटर्न पर बनी हुई मेवाड़ की पलटन थी, भीम पलटन और एकलिंग पलटन, उनसे भी कुछ सिपाही जिनको साथ 2 तोपें थीं वह लेकर के इस फौज में सम्मिलित हुए। तो ये 1852 में ये कार्रवाई शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात ये की कि उन्होंने ये निर्देश दिया एजीजी ने, एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना, जिसका हेडक्वार्टर अभी अजमेर में चल रहा है। उन्होंने यह सलाह दी कि जयपुर, टोंक और बूंदी राज्य की सीमाओं को सील कर दिया जाए ताकि उन क्षेत्रों के मीणा समुदाय के लोग जहाजपुर के मीणा समुदाय की मदद में ना आ जाएं। तो इस तरह की घेराबंदी के बाद दमनकारी सेनाओं ने विद्रोहियों के जो नेता थे उन नेताओं के 2 गांव छोटी लोहारी और बड़ी लोहारी पर आक्रमण किया। छोटी लोहारी और बड़ी लोहारी के आक्रमण होते ही मीणा समुदाय के लोग अपने पशुओं, अपने स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों सबको लेकर के वो मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों में सपरिवार पहुंच गए। वहाँ उन्होंने एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई और उन्होंने एक रक्षात्मक स्थिति प्राप्त करके अपने आप को वहाँ सेटल कर लिया और वहाँ तक इस सेना की पहुँच नहीं हो पाई। इसके अलावा अनेक प्रतिबंधों के बावजूद भी लगभग 5000 मीणा समुदाय के लोग टोंक, जयपुर और बूंदी राज्यों से जहाजपुर के मीणा समुदाय के समर्थन में पहुंच गए। तो इस तरह से बड़ी ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि फ़ौज भी कुछ समझ नहीं पाई कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। तो फाइनली ये लगातार संघर्ष चलता रहा, लेकिन सेना को कोई सफलता नहीं मिली और राज्य की सेना के जो रिकॉर्ड बोलते हैं कि 57 सैनिक मारे गए, लेकिन मीणा समुदाय की कोई मानव क्षति उस पर कोई रिकॉर्ड उसका नहीं मिलता है। किंतु फिर दोबारा से जो स्ट्रेटजी बनती है दिसंबर 1854 में स्वयं एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना, दिसंबर 1854 में
और इसके अलावा हाड़ौती का एजेंट, इसके अलावा आपके मेवाड़ के एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, ये अंग्रेज़ी सेनाएं लेकर के जहाजपुर पहुँचे। और जहाजपुर के पास एक जगह और है इटोदा, तो जहाजपुर और इटोदा में इन्होंने पड़ाव डाल दिया और 1 महीने वहाँ पड़ाव डाल करके किस तरह से मीणा समुदाय की घेराबंदी की जाए और उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वे सरेंडर कर दें, तो और क्षति कम से कम हो। तो ये ध्यान में रखते हुए 1 महीने तक ये फ़ौजें, जिसमें मेवाड़ की फ़ौजें भी थीं, अंग्रेज़ी फ़ौजें भी थीं और जागीरदारों की फ़ौजें भी थीं, तो ये जो है जहाजपुर और इटोदा में रह कर के इन्होंने मीणा समुदाय की घेराबंदी आरंभ की। और जनवरी 1855 के एंड तक ये स्थिति आ गई कि मजबूरन मीणा समुदाय के लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और आत्मसमर्पण के बाद तुरंत प्रभाव से फरवरी 1855 में देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की गई। और इस सैनिक छावनी जो थी, देवली इसलिए चुना गया कि ये मेवाड़, इसके अलावा अजमेर, बूंदी और जयपुर राज्यों के समीप स्थित था और एक तरह से उनके जंक्शन पर स्थित था। इसलिए यहाँ से बड़े आराम से इन क्षेत्रों के जो भी मीणा समुदाय यदि भविष्य में कोई अशांति पैदा करता है तो उसको कुचला जा सके। तो इसका जो उद्देश्य है देवली छावनी का, ये मुख्य तौर पर जहाजपुर के जो खिराड़ के जो मीणा, जहाजपुर क्या कहें, उसमें बूंदी का इलाका भी आता है आज भी, तो उस खिराड़ के मीणों को राउंड अप करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए ये छावनी डाली गई। और इस छावनी के आसपास मतलब 15-20 मील की दूरी तक थानों की एक लंबी चौड़ी श्रृंखला स्थापित कर दी और अनेक मीणा जो मुखिया थे उनको थानों में अपनी नियमित हाजिरी देने की व्यवस्था और उनके ऊपर लाद दी गई, जिसको किसी भी अर्थों में मानवीय और स्वतंत्र व्यवस्था नहीं हो सकती, जिसमें इस समुदाय के जो फ्रीडम थी, उनकी जो अपनी प्राइवेसी थी, उस प्राइवेसी को ख़त्म कर दिया गया और उन पर कड़ा नियंत्रण कायम कर दिया। तो जो देवली की छावनी है, इस छावनी में को मीणा बटालियन के नाम से भी जानते थे। वैसे उसे 42वीं देवली रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था और वो मीणा बटालियन के नाम से भी जानी जाती थी। और एक बात मैं खास ही कहूँगा, इस फौज इसके डलने से ये हुआ कि इस फौज में बाद में परिहार मीणाओं को ख़ास तौर पर रिक्रूट किया गया, क्योंकि वे परिहार मीणाओं की जिन भौगोलिक स्थितियों में रहते थे उससे परिचित थे, इसलिए उनके बीच में ऑपरेट करने के लिए ये अधिक उपयोगी हो सकते थे। लेकिन उसके बाद से एक परंपरा ऐसी आरंभ हुई कि आज भी जो खिराड़ में मीणा समुदाय के लोग हैं वो फौज में जाते हैं। बाकी और जगह ये बात देखने को इतनी नहीं मिलती है जो परिहार मीणाओं के बारे में मिलती है। इसके बाद 1857 से 1860 तक लगभग शांति रही, क्योंकि उस समय फ़ौजों का मूवमेंट एकदम बढ़ा दिया गया, क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ तो कहीं विद्रोह ना हो जाए, इन संभावनाओं को मिनिमाइज करने के लिए फ़ौज की जो है आवागमन बढ़ गया, तो इसकी वजह से शांति स्थापित रही। किंतु 1860 में जहाजपुर के मीणा समुदाय ने पुनः विद्रोह कर दिया और इस बार का विद्रोह एक तरह से डू और डाई वाला विद्रोह था, जिससे कि महाराणा ने जो ब्रिटिश सहायता से और अपनी फ़ौज भेज करके 2 गांव थे खास तौर पर जहां विद्रोह के ये बन रहे थे केंद्र। एक था गाड़ोली प्रसिद्ध जगह है, कस्बा है गाड़ोली, एक लोहारी। तो गाड़ोली और लोहारी पर ये आक्रमण करते हैं और इन सेनाओं ने इस बार न केवल मानव क्षति पहुँचाई बल्कि इन गाँवों में आगजनी भी की, इनको जला दिया गया और जो मेवा से जहाँ पर ये प्रोटेक्शन लेते हैं वहाँ तक पहुँच गए, उनमें भी आग लगा दी गई। भारी संख्या में मीणा समुदाय के लोगों को बंदी बनाया गया, जिन पर अलग अलग मुकदमे भी चले बाद में, और 6 लोगों को उसी समय जब विद्रोह का दमन चल रहा है तोपों से बांध करके उड़ा दिया गया, ताकि अन्य को ये मैसेज मिले कि यदि वो विद्रोह शांत नहीं करते हैं तो उनका भी यही असर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि 1860 में ये जो
1860 की घटना है, ये जनवरी 1860 की है। तो जो जनवरी 1851 से जो विद्रोह की ज्वाला परिहार मीणाओं ने जलाई थी, जो ज्योति जलाई थी, वह लगभग 9 वर्ष तक ब्रिटिशर्स को छकाती रही और ब्रिटिशर्स इनको दबाने के लिए नई नई व्यूह रचना करते रहे और अंत तक सशंकित रहते हैं, क्योंकि वो जो छावनी है उस छावनी का लगातार निगरानी इन क्षेत्रों पर रही। तो इस तरह से जो एक मीणा विद्रोह मेवाड़ के खैराड़ क्षेत्र में जहाजपुर परगने में हुआ, उसका बड़ा ही दुखद अंत होता है। धन्यवाद।